नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात एक बेहद अहम मसले की। पिछले दिनों हमने दिल्ली में देखा कि किस तरीके से हिंसक घटनाओं में कई ऐसे लोगों ने अपनी जान दे दी जिनका कोई वास्ता भी नहीं था, और इन घटनाओं के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार बताया गया। लेकिन कमोबेश एक उंगली सोशल मीडिया पर भी उठी, और अब तक की रिपोर्ट ये इशारा करती है कि देश में जब कभी कहीं कोई तनाव होता है या फिर दंगे, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम होती है, चाहे वो उसे शांत करने को लेकर हो या उसे भड़काने को लेकर। और हाल के दिनों में जो दिल्ली में हुआ, उसमें कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें सोशल मीडिया का रोल नकारात्मक रहा, या मैं कहूं कि अफवाह के तौर पर वहां पर खबरें आई और उसके बाद शायद उन्होंने उत्तेजना के माहौल को और गर्मा दिया। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि देश में असल में सोशल मीडिया किस तरीके से अफवाहों के बाजार के तौर पर कई बार खुद को पेश करता है, और इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार निर्देश दे चुका है, चेतावनी दे चुका है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों का ये दौर रुकता नहीं और बेजुबान या बेजान लोग इस पे शामिल होते हैं और उनका कत्ल होता है या उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं आज इस चर्चा में। मेरे साथ RVS मनी साहब हैं, फॉर्मर अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम में थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जितिन जैन है, साइबर एक्सपर्ट, आपका स्वागत है जितिन। पूर्व DGP उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, सर बहुत बहुत स्वागत है। और KPS मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडिशनल DCP साइबर सेल दिल्ली, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में मल्होत्रा सर आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि आपका अनुभव रहा है, किस तरीके से देखते हैं सोशल मीडिया के इस टूल को, और क्या ये कहना सच है या गलत है या अतिशयोक्ति है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उसका रोल दंगों में या फिर जो सांप्रदायिक तनाव होता है या फिर जब इस तरीके से तनाव की खबरें आती हैं उसको बढ़ाने में कहीं ज्यादा रोल इस टूल का, इस तंत्र का नजर आया हाल के कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में? जी, अगर सोशल मीडिया को अगर हम देखें कि इसका जो वेज एंड मीन्स हैं, उसमें जो कम्युनिकेशन का ये स्टाइल है, इसके थ्रू जो मैसेजेस शेयर करते हैं वन यूज़र टू अदर यूज़र, उसमें कोई फिल्टरिंग प्रोसेस नहीं है कि कोई बंदा ये वेरीफाई नहीं करता कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। वो न्यूज़ एक तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाती है, तो न्यूज़ को बिना वेरीफाई किए हर बंदा उसकी वेरासिटी मान लेता है कि ये न्यूज़ सच है और उसको आगे बढ़ाने में और योगदान करता है। और इसके अलावा ये तो वो पॉइंट है कि अगर एक न्यूज़ कहिए कि हो सकता सच है, बट जो मैलाफाइड इंटेंशन से बनाई हुई न्यूज़ जो स्प्रेड होती है, उसमें तो ये अपने आप कोशिश भी करते हैं कि उस न्यूज़ को मैक्सिमम स्प्रेड किया जाए। उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी सोशल ग्रुप्स बना रखे होते हैं, अपने एग्जिस्टिंग सोशल ग्रुप्स को यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू न्यूज़ का स्प्रेड होना इन मीन्स के थ्रू नो डाउट बहुत ज़्यादा है, और ये दंगों को बढ़ाने में इनका नो डाउट रोल सामने आया है। और मल्होत्रा सर, किस तरीके का एक बड़ा चैलेंज दिखता है? मैंने हाल की दिल्ली की घटना थी जब कुछ दिन पहले ही एक अफवाह उड़ी कि एक फला इलाके में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पुलिस ने और साइबर सेल ने उसमें अच्छा काम किया और उन अफवाहों को रोका। ये चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है जब एक पढ़े लिखे, मैं कहूँ कि शहर में, दिल्ली जैसे राजधानी जो कि सबसे शिक्षित शहरों में से एक माना जाता है, वहां पर अगर ये अफवाहों का बाजार सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा हावी हो जाए? देखिए, सोशल मीडिया का अगर हम यूज़र देखें तो मेट्रो सिटी में डेफिनेटली सोशल मीडिया के यूज़र ज़्यादा होंगे। दिल्ली एज अ कैपिटल, जिसमें अगर हम कहें कि एजुकेटेड लॉट ज़्यादा रहता है, तो उतना ही सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट लॉट भी ज़्यादा है। और होता क्या है कि जब एक न्यूज़ स्प्रेड होती है तो कोई उसे वेरीफाई नहीं करता, बिना वेरीफाई किए उस न्यूज़ को ट्रेंड भी हो जाता है। वो ट्विटर पे हमने लास्ट टाइम देखा कि ट्विटर पे फेक न्यूज़ ट्रेंड हो रहा है, तो मतलब वो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये स्पॉन्टेनियसली हुआ है, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रुप भी इन्वॉल्व रहा होगा जिसने इस फेक न्यूज़ को ट्विटर तक भी ट्रेंड करवाया। व्हाट्सएप पे शेयर करके, एग्जिस्टिंग ग्रुप से शेयर करके वो अलग बात है, बट उसके अलावा अगर आप मैलाफाइड इंटेंशन से ट्रेंडिंग भी करवाते हैं तो इसमें पूरा एक प्लानिंग के तहत हुआ ये सारा कुछ। जी विक्रम सिंह जी, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है यूपी जैसे एक बड़े राज्य में, और आपके कार्यकाल में कई बार ऐसे शायद चैलेंजेस सामने आए होंगे,
लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया पहले से जिस तरीके से मजबूत हुआ है, इसकी फिल्टरिंग या फिर इस पर अंकुश या मैं कहूं कि इसकी तहकीकात करना कि क्या सही है क्या गलत है, कितना बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और जिम्मेदारी के तौर पर सबसे पहले किसको खड़ा होना चाहिए? कविन जी, आपको साधुवाद कि आपने आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालने हेतु ये कार्यक्रम किया है। आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, आप याद करें कि कहां से कहां सीरिया, अफगानिस्तान के वीडियोस को डॉक्टर करके फेक न्यूज और डीप फेक न्यूज ला करके उसको परोसा गया था। मल्होत्रा साहब के विद्वतापूर्ण और प्रस्तुतिकरण के बाद कि ये साइबर वॉरियर्स, साइबर फुट सोल्जर्स होते हैं, और उसको एक तरीके से वायरल करने में उन्होंने एक महारत हासिल कर ली है कि उसको इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस पे गौर फरमाएं कि जब से 1 GB डेटा, फिर उसके बाद 2 GB डेटा, उसके बाद कई स्थानों पर निःशुल्क डेटा आने लगा है, इसका बाजार अफवाहों का इतना गर्म हो गया है। अब अगर मैं 4 पॉइंट की रणनीति आपके सामने प्रस्तुत करूं, सबसे पहले पुलिस का और लॉ एनफोर्समेंट का एक साइबर यूनिट होना चाहिए जो इस प्रकार के शरारतपूर्ण समाचारों का सत्यापन करके उसके बारे में जो भी भ्रामक बातें हैं या भ्रम फैला रहे हैं उसका तुरंत कड़ाई के साथ और कठोर शब्दों में उसका खंडन करें। खंडन करने के साथ साथ जिन लोगों ने उसके प्रचार प्रसार में सहभागिता की है उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई अंतर्गत धारा 120B IT एक्ट और इसके अतिरिक्त 153A और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए। हकीकत यह है कि आज की तारीख में बड़े कम अपराध पंजीकृत हो रहे हैं, सत्यापन का स्तर बहुत कम है। तर्क ये दिया जाता है कविंद्र जी कि इनके सबके सर्वर्स विदेशों में है, ये सही है, लेकिन ये वैक्यूम में काम नहीं करते हैं, इनका कोई ना कोई संचालक और यहां पर होता है। आप याद करें कुछ वर्ष पहले ब्लैकबेरी नाम की एक संस्था थी, उसने देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने ऐसी कार्रवाई की, उनके एजेंट्स को और उनके जो प्रतिनिधि थे उनको बुला करके उनको सख्त हिदायत दी कि हमें ये जानकारी चाहिए, सर्वर कनाडा में हो या सर्वर आपका कहीं भी हो, जानकारी नहीं मिली आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। और यही कार्रवाई पुलिस चीफ से मेरी अपेक्षा रहेगी कि इनके अगर गैर जिम्मेदाराना किसी ने रुख किया है तो प्रभावी कार्रवाई करने के तमाम माध्यम हैं, रास्ते हैं और कानून इसकी इजाजत और शक्ति देता है। ओके मनी सर, जिस तरीके की रूलिंग है और जो गाइडलाइंस है, क्योंकि जब भी किसी भी सरकार में सोशल मीडिया को अगर कंट्रोल या फिर कहीं थोड़ा सा उस पर निगरानी की बात होती है, कहा जाता है कि नहीं सो मोटिव होगा और वो करती हैं। लेकिन आज के दौर में सो मोटिव की बात जब हम कहते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के मंच हैं, अकाउंट होल्डर का वेरिफिकेशन तक नहीं है। अगर पुलिस काम करना चाहे, वेरीफाइड करना चाहे, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? क्या ये जो मंच हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? महज ये सिर्फ एक मंच के तौर पर है कि कोई भी आए, कोई अकाउंट बनाए और कुछ भी फैलाए? आपने बिल्कुल ठीक फैलाया कहा कि, और पीछे उन्होंने भी कहा कि जो 4 बिंदु का उन्होंने स्ट्रैटेजी दिया है, तो फर्स्ट थिंग इज कि भाई कंटेंट, और दूसरा होता है स्प्रेडिंग, कम्युनिकेशन और स्प्रेडिंग अमॉन्ग दी प्रोपगेशन। तो कंटेंट के लिए तो आप आज भी अगर हो सके तो कंटेंट के लिए तो इवन IT एक्ट में भी पिछले साल जो रूल नोटिफाई किए थे, सेक्शन 4 ऑफ IT एक्ट के अंदर कुछ नोटिफाई किए कि द गवर्नमेंट कुछ 10 एजेंसियों को पावर दिया था कि दे कैन गो एंड एंटर एनी कंप्यूटर, चेक द डाटा एंड ऑल दैट। वो अभी पावर है, साक्षात रूप में है। हालांकि उस वक्त भी, उस समय भी बहुत ज़्यादा शोर मचा था, काफ़ी विपक्षी दल और कई ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स ने शोर मचाया था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, फैलाना। तो उसके लिए अनदेखी करते हुए जहाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन चाहिए, जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ कम्युनल हार्मनी रेंटेड है, उसको अनदेखी, कोई भी ऑब्जेक्शन को ले वो उसका स्टैंड करना चाहिए। जहाँ कम्युनिकेशन की बात है, जो 3-4 प्लेटफॉर्म है मेजर, वो 3-4 प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना लेवल का मॉनिटरिंग है, क्योंकि ट्राई का अपना मॉनिटरिंग है, पहले NIC में एक होता था CERT, अभी भी है वो, कि भाई ऐसा कोई कंटेंट वगैरह जा रहा हो तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग होता है। बट इतना वॉल्यूम बढ़ गया है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया है कि आज के तारीख में बहुत ही रोबस्ट, आप सिर्फ DGP को एम्पावर करके जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे तो वो ज़्यादा परेशानी हो में आ जाएगा। उसको तो और भी धर्म संकट में डाल दोगे कि मेरे पास पावर है, पावर को चलाने के लिए साइबर एक्सपर्ट नहीं है, मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए और ऐसा कुछ करे जैसे CCTNS आया
कि जैसे ही अगर कोई सोशल मीडिया भी डिजिटल बेस्ड है, तो उनके साथ कुछ ऐसा इंटरलॉक करें जो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकते हैं कि जहां पर ऐसा कोई कंटेंट हो, इमीडिएटली CCTNS में कंप्लेंट रजिस्टर हो जाए। उसमें कोई कोर्ट की, कोई किसी आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको सो मोटो वहीं से लिंक हो जाएगा वो। ये साकार किया जा सकता है, परंतु उसमें फिर रिसोर्सेस भी लगेंगे, तो ताकि DGP या किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस या किसी DCP डिस्ट्रिक्ट के ऊपर प्रेशर ना पड़े कि जहां उसने देखा साइबर सेल से नोटिफाई किया CCTNS में और 0 FIR अपने आप बन जाए। ओके, तो इस तरीके का एक सिस्टम बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो बाकी साइबर एक्सपर्ट्स है, बाकी देखो उद्देश्य सबका एक ही है इसमें, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। जितिन, दो बड़ी चीज़ें कही जाती हैं जब सोशल मीडिया को मैं कहूँ कि कंटेंट को आप कैसे चेक करेंगे। पहला सवाल ये, और दूसरा ये, ओरिजिनेटर की पहचान, चाहे वो पुलिस एजेंसी हो, साइबर एक्सपर्ट हो, उनके लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त में, जब तक कि वेरिफिकेशन का कोई हमारे पास सिस्टम नहीं सोशल मीडिया पर। कैसे इसको हम मौजूदा हाल में, क्या बड़े फ्लॉज हैं और कैसे उसको टैकल कर सकते हैं हम? कोविंद जी, इससे पहले भी हमने एक शो किया था फेक न्यूज़ और फैक्ट वेरिफिकेशन के ऊपर, और तब ये दंगे हुए नहीं थे। तब भी हमने कहा था कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं अक्रॉस इंडिया, शायद कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, इंफॉर्मेशन डोमिनेंस के लिए उनको एक सेपरेट डोमिनेंस सेल सेटअप करने होंगे, क्योंकि जो जहर सोशल मीडिया के ऊपर परोसा जा रहा है और जिस थाली में परोसा जा रहा है, मुझे लगता है वो थाली हिंदुस्तान की नहीं है। ये बात जो KPS जी ने कही, विक्रम सिंह सर ने कही, ये बात सच है कि जो फेक न्यूज़ बिना हम सोचे समझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अभी हमने दिल्ली के दंगों का पूरा एनालिसिस करवाया है एंड हमने उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का शेयर भी किया है। तो जब आप भावनाएं भड़काते हैं और उसके बाद उसके रिएक्शन के अंदर जो फिर शूटिंग वगैरह होती है, तो ये जो जहर है ये बाहर से, और जो हैंडल्स उसको ज़्यादातर जो ट्वीट कर रहे हैं वो कई तो ओपनली अपने आप को पाकिस्तान में बता रहे हैं, कई जो है उनका ट्रेंड देखेंगे वो टर्की के बारे में सरप्राइज डे की बातें कर रहे हैं। इससे 60 to 70% पाकिस्तान से, उसके बाद उनके बहाव के अंदर जो 30% हमारे लोग यहाँ पे उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके ऊपर अब हम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर आप उनके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे तो हमें थोड़ा बैलेंस आउट करना होगा कि जिसने जानबूझ के अफवाह फैलाई, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने जानबूझ के दंगे भड़काने के लिए कंटेंट दिया दोनों तरफ से, चाहे वो हिंदुओं के प्रति हो, मुस्लिम के प्रति हो, उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें। मगर जिसने एक अफवाह को बिना सोचे समझे गलती से पोस्ट कर दिया, जिसका ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें सीज एंड डिसिस्ट नोटिस हम उसको दें, पहली वार्निंग के रूप में, ग्रेडेड पनिशमेंट के रूप के अंदर आए। अगर 10,000 लोग सड़क पे दंगा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और 500 लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया और उसमें से एक 24 साल के बच्चे को उठाकर आप अंडर डाल दें क्योंकि वो एक ही पकड़ा गया, तो वो इट इज नॉट प्रोपोर्शनल जस्टिस। जस्टिस, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ हो जिसने ज्यादा गंदा काम किया, तो उसके लिए जरूर रेगुलर मॉनिटरिंग हो और पुलिस के पास अपना फैक्ट वेरिफिकेशन सेल हो। फैक्ट वेरिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है अगर आप अफवाह को या झूठ को 10 दिन बाद पकड़ें, उसकी कीमत तभी तक अगर आप 1 घंटे के, जैसे आप उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस ने जामिया के आगे बस को जला दिया, ये अफवाह फैलाई गई। हमारे अपने ही कैपिटल सिटी के एक पढ़ी लिखी सरकार के उप मुख्यमंत्री ने भी वो रिट्वीट किया, कई वेरीफाइड हैंडल ने पाकिस्तान से यहाँ पे हिंदुस्तान से रिट्वीट किया। शाम तक पता चलता है कि वो बस तो कोई और थी, वो बेचारी सही सलामत डिपो में खड़ी है। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? शायद हमें ये मुद्दा देश के लिए उठाना होगा। जिस तरह का धर्म का चश्मे से एक रिपोर्टिंग वन साइडेड करी गई है, एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में भड़काऊ जो रिपोर्टिंग करी गई है, क्या वो, चूंकि वो एक रजिस्टर्ड चैनल है, क्या वो भड़काऊ रिपोर्टिंग नहीं है? तो खाली आप सोशल मीडिया को ही जिम्मेदार मानेंगे, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया की आड़ में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की आड़ में जो धर्म का जहर परोसा गया हिंदुस्तान के अंदर, उसके बारे में क्या कार्रवाई? दोनों बहुत बड़े सवाल आपने कहा। मल्होत्रा जी, अब एक चीज मैं समझना चाहूंगा आम दर्शकों के नजरिए से, नियम या फिर कानून के नजरिए से, क्योंकि राज्यों की अपनी मुश्किलें हैं, उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, मैन पावर है कि नहीं है, साइबर इस जंग से निपटने के लिए, कहूँ कि झूठ को बेपर्दा करने के लिए। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ सिस्टम मौजूद है, मैन पावर भी है, स्पेशलिस्ट लोग भी हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं, और ऐसे में जो इंडिविजुअल की हिस्सेदारी है या जो उनका रोल है, वो आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, हमें बहुत कम मदद मिलेगी इनिशियली ट्विटर से, जब व्हाट्सएप से, कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। नोटिस जाएगा जब अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि भाई सोवरेनिटी के अगेंस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी का इशू था, तो हो सकता है वहाँ से डिटेल आए। बट
इसका पूरा एग्जामिनेशन फॉरेंसिकली करना पड़ेगा, और होता भी ऐसे ही है। अगर आपको एक मैसेज मिला है, आप उससे फॉरेंसिकली एग्जामिन करते हो, उसके रूट तक जाना चाहते हो, और वो रूट तक आप, अगर जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि इसमें ये नहीं है कि जिस बंदे ने इन दी एंड फॉरवर्ड किया हम उसको उठा लें, बट इन्वेस्टिगेशन का जो थ्रेड है वो किसी ना किसी बंदे के थ्रू चलेगा। अगर आपके पास गैजेट डिवाइस, टेक्निकल डिवाइस आती है जिसमें वो मैसेजेस शेयर हुए हैं, तो उससे आप उसका लिंक एनालिसिस करते करते, इन्वेस्टिगेशन लंबा है बट लिंक एनालिसिस करके आप वहां तक जरूर पहुंच सकते हो, जो कि इंडिया में बैठे हुए मेजर परपेट्रेटर्स को आप सिंगल आउट कर सकते हो। तो और इसमें देखा जाए तो आईटी एक्ट का सेक्शन 66F एम्पावर भी करता है, बिकॉज ये अपने आप में इंटीग्रिटी थ्रेटन कर रहा है, इंटीग्रिटी एंड सेकुलरिज्म और सोवरेनिटी पे एक थ्रेट है, और बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी है इस सेक्शन की, विच इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो नो डाउट कि वी डोंट वांट कि एक अनइंटेंशनली किए हुए फॉरवर्ड को हम उसी तरीके से देखें, बट मेन परपेट्रेटर को पकड़ने के बाद अगर सही तरीके से लॉ इन्फोर्स होता है तो ये एक डेटरेंस की तरह फर्दर काम करेगा। लेकिन मल्होत्रा जी, जो ये मंच हैं, फेसबुक की बात करूं, ट्विटर की बात करूं, या फिर इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप पूरा जो मंच है, ये कितना सहयोग करते हैं ऐसी जांच में? और जो इसमें सबसे अहम बात है कि टाइमिंग, कितनी तेजी के साथ अगर हम उसको जांच को कंप्लीट कर पाएं और हम रोक पाएं, क्योंकि अगर उसमें देरी होती है, कुछ हफ्ते या कुछ दिन लगते हैं, तो शायद तब तक तो अफवाह फैलाने का मकसद पूरा हो चुका होता है। देखिए, जो अवेलेबल टूल्स हैं, जो दिल्ली पुलिस अपने आप में एक इक्विप्ड फोर्स है, जो अवेलेबल टूल्स हमारे पास हैं उसमें ओपन सोर्स एनालिसिस में हम काफ़ी हद तक कुछ जीरो इन कर सकते हैं, बट उसके बाद उस चीज़ को फॉरेंसिकली एग्जामिन करना ही एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकती, उसके बिना आप रिएक्ट नहीं कर सकते, तो फॉरेंसिकली एग्जामिन करना हर डिवाइस को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अगर आप जीरो ऑन कर सको कि कौन से फ़ोन को आपने पहले एग्जामिन करना है, कि उसके थ्रू आप जल्दी लिंक्स थ्रू एस्टेब्लिश कर लो, तो दैट इज़ द रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें टाइम नो डाउट थोड़ा सा लगता है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पास टेक्निकल गैजेट्स, एग्जामिनेशन गैजेट्स, दिल्ली पुलिस इज इक्विप्ड टू हैंडल दैट। विक्रम सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि एक लंबा प्रोसेस भी है, चैलेंज भी है, और ओरिजिनेटर यानी कि जिसने शुरुआत की वहां तक पहुंचने में वक्त भी लगता है, क्या कुछ और रास्ते हो सकते हैं कि अगर हम त्वरित कार्रवाई चाहते हैं और तुरंत अफवाहों पर रोकना चाहते हैं ताकि वो नुकसान न पहुंचा पाए जो उनका मकसद है? कविन जी, शो के दौरान आपके विद्वान पैनलिस्ट ने समस्या का समाधान भी दिया है, और मैंने अपने कार्यकाल और राज्य में परामर्श देता हूं, जहां कहीं भी देश में आप देखें, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आईटी एक्सपर्ट्स को इंडक्ट कर लेते हैं। आवश्यकता अनुसार कम से कम मैंने उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाया है, और उसके मतलब जीरो बजट के ऊपर ऑलमोस्ट हम वो कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग के पास ये संभव नहीं है कि 10 लोगों को जिनकी तनख्वाह 3.5 या 4 लाख महीने की है, हम उनको हायर कर सके। लेकिन स्वेच्छा से जिनकी इच्छा शक्ति है, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आकर के इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में देश और पुलिस विभाग की मदद करते हैं, और इसके बड़े कामयाब और बड़े सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अगर रोग एजेंसी ISI इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में उसने बहुत अनुसंधान किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो थिंक टैंक है, हमारे यहाँ जो मैन पावर है, वो किसी से कम नहीं है। ये बात दूसरी कि पुलिस के पास शायद वो अनुभव नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आपको जो सर्वश्रेष्ठ टेक्निक है, सर्वश्रेष्ठ बल है, उसका अगर आप सदुपयोग करें, ये ठीक है, विद्वान पहले से कहा था कि जिस थाली में परोसा जाता है वो थाली कहीं बाहर है, लेकिन खाने वाले और सर्व करने वाले वो भारत में है। कम से कम हम उतना ही कर ले रिवर्स इंजीनियरिंग में कि थाली से लेकर के जिन जिन ने उसमें योगदान दिया है, इस बात का ध्यान देते हुए कि अगर बहुत सकारात्मक और प्रोएक्टिव रोल नहीं है तो ग्रेडेड पनिशमेंट की हम बात करें, एक्सप्लेनेशन कॉल कर ले, चेतावनी दे दें। ऐसा न हो कि हम अपने ताकत का या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, बल्कि वही करें कि अगर, क्योंकि कई लोग जो होते हैं अनभिज्ञ होते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर, और गलती से वो काम करते हैं जो अंततोगत्वा नहीं करना चाहते हैं। वो मालूम पड़ जाता है साइबर वॉरियर्स कौन है और कैजुअल कौन है। जो साइबर वॉरियर्स हैं उनके ऊपर तो जैसे युद्ध में कार्रवाई होती है नियमानुसार वो होगी, और जिसने गलती से कोई बात कर दिया है उसके बारे में रूपरेखा दूसरी होगी। लेकिन अगर एक रोड मैप बन जाए, अभी कभी जी दुर्भाग्य से हमारे पास कोई रोड मैप भी नहीं है। ये 3rd जनरेशन वॉरफेयर है,
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है थर्ड जनरेशन वॉरफेयर का, और इसमें एक रोड मैप अवश्य होना ही चाहिए। और हाल के कुछ महीनों में ये देखा भी गया है कि सरकार से मांग हो रही है, अलग अलग ग्रुप मांग कर रहे हैं कि गाइडलाइंस की ज़रूरत है, नियमन की ज़रूरत है। और ऐसे में जितेन, क्या दो बड़ी चीज़ें जिसके बारे में लगातार कई सारे ग्रुप्स मांग उठाते हैं कि जब तक मंच को, जो भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, उनको आप जवाबदेह नहीं बनाएंगे, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं देंगे, तब तक शायद इस युद्ध को आप आसानी से जीत नहीं सकते हैं। क्या वाकई ये मुमकिन है, या फिर कोई ऐसी रुकावटें हैं जिसको हम दूर नहीं कर सकते? देखिए, इसमें पहली बात जो थी कि जो नॉन कोऑपरेशन की बात है, जो केपीएस साहब ने भी उठाई कि ये नहीं कई बार कोऑपरेट करते इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो जो डेटा प्रिवेसी बिल इस समय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर है, तो उसके अंदर ये प्रावधान है, स्पेशली डेटा लोकलाइजेशन का होल पर्पस ये है कि डेटा का जुडिक्शन हमारे कंट्रोल के अंदर आ जाए और हमारी कोर्ट्स के जो भी समन्स वगैरह हैं वो चूंकि डेटा इंडिया में होगा उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई बिना किसी नानकुर के हो सके। दूसरा, डेटा प्रिवेसी बिल के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा प्रावधान है कि किसी भी हाल के अंदर अगर ये कंप्लाई नहीं करते हैं या डेटा लोकलाइज नहीं करते हैं या डेटा लीक कर देते हैं तो ग्रेडेड पनिशमेंट्स, और जो ये बड़ी कंपनियां जिनके 10-10 करोड़ के 15-15 करोड़ के जो यूजर बेसिस हैं, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इनके ऊपर स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स होंगी। जो छोटी स्टार्टअप्स हैं उसके ऊपर कम वो है, तो कंप्लायंस के लिए तो ग्रेडेड पनिशमेंट है। पर जैसा कि विक्रम सर ने भी अभी जो है इस बात से सहमति जताई कि जो यूजर्स हैं, जो एक्चुअली इसका शिकार हो रहे हैं, जो गलती से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जानबूझ के फैला रहे हैं, उनके लिए भी हमें उस पॉलिसी को बनाकर ग्रेडेड पनिशमेंट की तैयारी करनी होगी, ताकि जो पहली बार गलती करे उसकी दूसरी गलती का खमियाजा जो है हमें ना भुगतना पड़े। दूसरा, एक बहुत बड़ी डिबेट ये है कि क्या ये जो यूजर्स हैं फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, इनका क्या केवाईसी करवाया जाए, और बहुत लोगों ने इसके ऊपर मांग उठाई है। विराग भाई कई बार उठाते रहे हैं, उनकी पिटीशन पेंडिंग है, पर मैं इससे थोड़ा सा कम सहमत रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि हमें सबका केवाईसी करवाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो केवाईसी का मैकेनिज्म होगा, कई लोग कहते हैं आधार से लिंक कर दो, कोई कहते हैं फ़ोन से केवाईसी कराओ, तो ये जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि भारत के 125 करोड़ लोगों का डेटाबेस, पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इनके पास हो, ताकि कल एक नया जहर ये परोसे चुनाव प्रभावित करने का कि हमको अगर 18 से 25 साल के लड़कों का या 60 से 65 साल के बुजुर्गों का अगर मुझे इलेक्टोरल प्रोफाइलिंग एक सिटी का मोबाइल नंबर से करना है तो ये कर पाए, तो ये खतरा बढ़ जाएगा। तो इसका एक बीच का रास्ता शायद ये हो सकता है कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं उनके कंटेंट वेरीफायर या स्पेशल पुलिस ऑफिसर या जो भी विक्रम साहब ने उसका एक तरीका बताया है, उसको उपयोग करके अगर मान लीजिए हम 1000-1500 बंदों को फ्लैग करते हैं जिन्होंने ये अफवाह फैलाई, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में, कहीं पे भी हो, तो उनको हम फ्लैग आउट करके प्लेटफॉर्म को ये बोल सकते हैं इनका आप फोर्सफुल केवाईसी करवा लीजिए। तो आपको क्या होगा कि आप एक नेगेटिव लिस्ट बनाएंगे। 70 करोड़ लोगों का केवाईसी करवाने से संभव ही नहीं है। अच्छा है कि जो 1,500, 5,000 लोग जो इस तरह का भावनाएं भड़काने वाला जो काम कर रहे हैं उनका केवाईसी करवाया जाए, ताकि काम लगातार 12 महीने होना चाहिए, ताकि हाँ, और ये 5-6 हजार कोई बड़ा नंबर नहीं है। अगर आप इस 70 करोड़ की बात करेंगे तो एक तरह से एनपीआर बनाने वाला वो एक मतलब खर्चा है कि एक आदमी के ऊपर 500 रुपए का, पर 6,000 लोगों के ऊपर ये किया जा सकता है और ये सारी समस्याओं का समाधान निकाल देगा। मनी सर, एक आखिरी कमेंट। बिल्कुल, मैं तो रेगुलेशंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है, जो कि एक ड्राफ्ट बिल आया हुआ है स्टैंडिंग कमेटी के पास है, या फिर कहीं और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, जो कि विदेशों में, कई देशों में देखा हमने। जैसे विक्रम सिंह जी ने कहा है कि हम साइबर एक्सपर्ट जो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको पुलिस के साथ कोऑप्ट कर लें, एमओयू वगैरह करें, या ना विथ इनफॉर्मल बेसिस, जैसे नैसकॉम है, नैसकॉम के थ्रू let the NASSCOM put pressure on other IT companies operating, coax them, counsel them कि भाई DGP के साथ आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, you as a whether it is a corporate social responsibility or whether it is a national service, whatever name is given, आप अपने साइबर एक्सपर्ट्स को जब जब चाहे ऑन कॉल रख दें, या for if the local district police commissioner, district chief of SSP या DCP चाहता है तो उस कंपनी के 4-5 साइबर एक्सपर्ट हैकर जो भी है, दे शुड बी अवेलेबल, लाइक हम जैसे गाड़ी रिक्वेजिशन कर लेते हैं या कोई भी और सर्विस रिक्वेजिशन, वैसे साइबर एक्सपर्ट्स का भी DCP और एट सम लेवल देयर शुड बी अ पावर ऑफ रिक्वेजिशन वेस्टेड विद द पुलिस एंड दिट शुड बी म्यूचुअली वर्कड आउट विथ। आज बोलेंगे तो ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी वो कह सकता है सर मेरा सिंगापुर में प्रोजेक्ट है, मेरा चाइना में प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो he can avoid, but इसमें the power should be rested with some place, supposing the additional DGP cyber cell or somebody, ताकि भाई वो concerned district में
10 किसी कंपनी से साइबर वो एक्सपर्ट रिक्वेजिशन कर सके फॉर दिस पर्पस। Okay, ये दिस टाइप एनेबलिंग पोजीशन शुड बी देयर। आई थिंक डिफेंस के अंदर ये है, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर टेक्निकल रिक्रूटमेंट आज किए जा रहे हैं। कई स्टेट्स के अंदर पुलिस फोर्सेस के अंदर, जैसे स्पेशली वैली के अंदर स्पेशल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है। हो सकता है आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, स्पेशली जो मेजर सिटीज़ है, बॉम्बे या दिल्ली या हैदराबाद हुआ, वहाँ पे इस तरह के मॉडल को एक्सप्लोर किया जा सकता है। लंदन में ये हो रहा है, लंदन में ये काफ़ी प्रेवलेंट मॉडल है। कई देशों में हमने देखा कि इस तरह के एस्टोनिया मॉडल्स के अंदर 6000 लोग रिजर्व के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक रूपरेखा तय होती तो हिंदुस्तान के अंदर उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप दर्शकों के नजरिए से बहुत अहम है कि जब आप सोशल मीडिया पर किसी खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसे फॉरवर्ड करते हैं, उसके बीच में कुछ वक्त जरूर लगाइए ये समझने में कि वो असल में कहीं अफवाह तो नहीं है, क्योंकि कोई अफवाह कई बार किसी दूसरे की जिंदगी या जान माल के नुकसान के लिए वो जिम्मेदार हो सकती है और अगली बार वो आप हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आपको डाउट हो तो सभी राज्यों में साइबर सेल मौजूद हैं, उनके नंबर्स होते हैं, आप जाइए, उनको कंप्लेन कीजिए और जहां से ये फॉरवर्ड होकर आ रहा है उनके नंबर को वहां पर फॉरवर्ड कीजिए। आप इस चेन को तोड़ सकते हैं, यकीन मानिए, और तभी इस तरह की अफवाहों को रोककर आप देश में हर शहर में अमन चैन को जिंदा रख पाएंगे। फिलहाल आज जितना ही। नमस्कार।